अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रियासतों में से एक बीजवाड़ चौहान हूँ मैं। आज भी विरासतों के झरोकों से झांकते पुरातन अवशेष मेरी प्राचीनता एवं भव्यता को दर्शाते हैं। बीजवाड़ का प्राचीन गढ़ हो या बावड़ी, पोखर हो या बाजार, मेरे वैभव की कहानी को बयां करते हैं। राजतंत्र से निकलकर अगर लोकतंत्र की बातें करें तो 1954 में मुझे ग्राम पंचायत का दर्जा मिला। मेरे पहले सरपंच होने का गौरव श्री मन्ना लाल जी को मिला। तपोनिष्ठ संत खेतानाथ की मैं क्रमस्थली रहा हूँ। क्षेत्र के प्रथम उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उसमें कृषि विषय की उपलब्धता का गौरव भी मेरे नाम रहा है। सरकारी उपेक्षा ने जरूर मुझे बदरंग किया है, लेकिन प्राकृतिक की मेहरबानी से मैं कृषि क्षेत्र से काफ़ी संपन्न रहा हूँ। कृषि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर संघर्षरत हूँ, लेकिन राजनीतिक की शतरंज में जातीय मोहरे सटीक नहीं बैठने के कारण मांग अरसे से लंबित है। देखिए मेरे अस्तित्व की कहानी हमारे खास कार्यक्रम सफरनामा में। हम हैं खबराना.com। आप सभी ग्रामीणों को सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सफ़रनामा में। तो आज हम इसी श्रृंखला में आए हैं बीजवाड़ चौहान गांव में। आइए जानते हैं अपने गांव की कहानी, अपने गांव का इतिहास हमारे विशेष कार्यक्रम सफ़रनामा में। हम हैं खबराना.com। तो जयपाल जी से जानते हैं कि ग्राम पंचायत के पहले चुनाव कब हुए थे और पहले चुनाव के समय यहाँ के सरपंच कौन थे? जयपाल जी। पहला चुनाव 54 में हुआ था, 1954 और मन्ना लाल जी थे शर्मा। पहले सरपंच थे मन्ना लाल जी और 1954 में यहाँ का गठन हुआ, ग्राम पंचायत का गठन। अब लवकुश जी से जानते हैं कि ग्राम पंचायत बीजवाड़ चौहान में कितने गांव आते हैं? लवकुश। फिलहाल तो इसमें 2 ही गांव आ रहे हैं। 2 गांव, एक तो बीजवाड़ चौहान और बिचला। बीजवाड़ चौहान और विजयनगर 2 गांव हैं जिनको मिलकर बनी है बीजवाड़ चौहान ग्राम पंचायत। हमारे सफ़रनामा प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम गांव-गांव की समस्याओं को दिखाते हैं और उसी समस्याओं के बारे में आज जानेंगे एक सज्जन से कि ग्राम पंचायत बीजवाड़ चौहान की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निदान किस प्रकार किया जा सकता है। तो सर आप अपना परिचय बताइए पहले। सर मेरा नाम अमर सिंह सैनी है और बीजवाड़ से हूँ और एक्चुअली अभी जो रिसेंटली सरपंच के चुनाव हुए थे तो मैं 2nd पोजीशन पर रहा था। अब बात है मुद्दों की, मुद्दे करें तो बीजवाड़ में बहुत काफ़ी मुद्दे हैं जो लंबित है। जैसे एजुकेशन के मामले में अगर कहें तो हमारी जो हाई सेकेंडरी स्कूल थी जो 1956 में बनी थी, उसको कॉलेज के लिए हमने इतने एफर्ट्स नहीं कर पाए, या हमारी राजनीतिक ऐसी वो रही कि ये एक तरह से उपेक्षित रहा राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो। अब कॉलेज के लिए हम इसके लिए प्रयासरत रहे। बाबा साहब बैठे हैं, जयपाल जी ये भी हैं, सरपंच साहब है, मिश्रा जी हैं और भी सब साथी सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक इम्पैक्ट डालना चाहिए था गवर्नमेंट पे, सरकार पे या यहाँ के नेताओं पे, हम वो डाल नहीं पाए। अब प्रयास ये कर रहे हैं। छोटी छोटी समस्या और भी हैं, लेकिन मेन समस्या ये है कि हमारे एरिया में काफ़ी पुराना स्कूल है, अलवर डिस्ट्रिक्ट का दूसरा नंबर का हाई सेकेंडरी स्कूल है एग्रीकल्चर के मामले में। जसवंत स्कूल जो है अलवर पहला था और लगभग 35-36 बीघा ज़मीन यहाँ पे है बीजवाड़ चौहान में। कुछ पलाव में है ज़मीन स्कूल की 10 से 12 बीघा ज़मीन, तो काफ़ी रिच है बैकग्राउंड स्कूल का, लेकिन बात करें तो वैसे उपेक्षित रहा। आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 हज़ार स्टूडेंट होते थे, आज मुश्किल से 300 या 350 है। कहीं ना कहीं हम लोगों का इसमें सहयोग नहीं रहा, या हम लोग इसको उपेक्षित करते चले गए। और बाकी यहाँ से बहुत अच्छे लीडर्स निकले हैं, जैसे महेश शर्मा है जो अभी सेंटर में मिनिस्टर हैं, जिनका कैलाश हॉस्पिटल है, सांसद है, यहाँ से निकले हैं, पहले मिनिस्टर रहे हुए हैं, और बाकी यहाँ से अच्छे ऑफिसर्स निकले हैं, डॉक्टर निकले हैं, लेक्चरर निकले, लेकिन उस प्रभाव से या उस गति से फिर हम नहीं चल पाए। अब कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। तो गांव की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो ये होती है कि बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और फिर उनको कामयाब बनाएं। बीजवाड़ चौहान में एक बहुत पुराना स्कूल है जो इस जिले का द्वितीय स्थान पे जो स्कूल था पहले, वो आज कहीं ना कहीं पिछड़ गया और उसका कारण रहा है कि उपेक्षित भाव जो है यहाँ के लोगों का, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो इस गाँव के पक्ष में नहीं हुई है। इसी के बारे में श्रीमान ने अभी बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव में और भी बहुत ग्रोथ हो सकती थी जो नहीं हुई है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, जो अधिकारी इसको देख रहे हैं कृपया इस गांव में आएँ, ग्राम पंचायत का सहयोग करें और यहाँ पे शिक्षा के अवसर प्रदान करें यहाँ के बच्चों को। तो शिक्षा के बारे में थोड़ा और जानते हैं बीजवाड़ चौहान के बारे में कि यहाँ पे कितनी स्कूल हैं
कितनी सरकारी स्कूल हैं और कितनी निजी स्कूल हैं। तो सर आप अपना पहले परिचय बताइए। सरपंच सर नरेश कुमार पूर्व सरपंच बीजवाड़ चौहान। जी, तो नरेश कुमार जी पूर्व सरपंच हमारे साथ में हैं, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कितनी सरकारी स्कूल है व निजी स्कूल कितनी है, बताएं। सरकारी स्कूल 3 है यहाँ बीजवाड़ चौहान ग्राम पंचायत में जी, और प्राइवेट तो 4-5 और है फालतू। 4-5 स्कूल है। अच्छा, तो सबसे पहला जो स्कूल बना था वो किसने बनवाया था, सरकार की तरफ से यह था या कोई यहाँ के कोई जिन्होंने एफर्ट किया? अधिकतर क्या होता है कि गांव में जो भी विकास होते हैं वो यहाँ के जो ग्रामजन हैं उनकी बहुत भूमिका रहती है, तो ऐसा कुछ है तो बताएं। प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट ने खुलवाई थी जी, और बाबा खेतानाथ की स्थापना खेतानाथ बाबा ने करवाई थी हायर सेकेंडरी। जी जी। तो हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वो बाबा खेतानाथ ने करवाई थी, और एक प्राइमरी स्कूल पहले यहाँ पे जो सरकार की तरफ से चलता था। शिक्षा की कड़ी में हमने देख लिया कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल से आज के ज़माने में नौकरी पाना संभव नहीं है। तो एक बार सैनी जी से ही जानते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं या यहाँ के जो लोग हैं वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पे निर्भर हैं। सैनी सर वैसे तो अलवर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कॉलेज वहाँ भी है, कोटपुतली है, जैसे बहरोड है, तो वहाँ पे लोग बच्चे जा रहे हैं अभी। और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लगभग 28-30 गाँव की कमेटी हायर सेकेंडरी स्कूल की जो है। और काफ़ी कहे तो अपने प्रोफेशनल कॉलेज अभी है नहीं, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें या अपने क्षेत्र की बात करें, कोई प्रोफेशनल कॉलेज ऐसा है नहीं। सिर्फ अपन को ग्रेजुएट होना था अलवर या बहरोड। तो अलवर यहाँ से कितनी दूर पड़ता है सैनी? तकरीबन 60-65 किलोमीटर है जी। जी, तो ग्राम पंचायत जो बीजवाड़ चौहान है वहाँ के बच्चों को यदि हायर सेकेंडरी से ऊपर यदि एजुकेशन लेनी है तो फिर उनको 60-65 किलोमीटर दूर अलवर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। और वो जो बहुत ही मतलब आप ये समझ लीजिए कि गांव के जो लोग जो इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते उन लोगों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी मानिए या यहाँ के लोगों की सपोर्ट की। तो मेरी गुजारिश है सभी से कि कृपया करके आप आला कमान अधिकारियों से बात करें या जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कृपया यहाँ पे एक कॉलेज तो होना ही चाहिए। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम बाबू मिश्रा है, मैं बीजवाड़ का मूल निवासी हूँ जी, और मेरी एज 62 साल हो गई है। मैं हाई सेकेंडरी स्कूल तक यहाँ बीजवाड़ में अध्ययन किया है। तब मैं जब अध्ययन करता था तब पूरी 32 बीघा ज़मीन इनकी सरकार के अंडर में थी। फिर कमेटी गठित की गई, कमेटी के अंदर ये ज़मीन श्री नारायण सिंह जी ने दी थी अपनी तरफ से। उस कमेटी गठित की गई तो कमेटी गठित में कुछ ऐसे तत्व थे जो चंदा के पैसे भी खा जाते थे। तो उस कमेटी को बाबा खेतरनाथ जी नाराज हुए, और नाराज होने के बाद में ये कहकर गए, सुनी हुई बता रहे, हमारे सामने नहीं कहा था कि मैं दोबारा इस स्कूल में नहीं आऊँगा, तुम्हारा इस स्कूल का उद्धार नहीं होगा। ज़मीन की कंडीशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 बीघा ज़मीन तो कामयाब है, बाकी सब लोगों ने तोड़ कर रख रखी है ज़मीन को। गाँव की सबसे बड़ी समस्या होती है पानी, और कृषि के लिए पानी भी बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं एक बार सैनी जी से जानते हैं कि पानी के संसाधन कौन कौन से यहाँ पे और क्या सुविधा है यहाँ पे पानी की। जी सर वैसे तो ग्राम पंचायत में बात करें तो हमारे यहाँ टैंक बना हुआ है जो जलदाय विभाग से बना हुआ है, और उसकी देखरेख ग्राम पंचायत बीजवाड़ चौहान करती है, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाती। पानी आपका 20 मिनट आता है, कंजप्शन लोगों के पास जाता है। अब जिस आदमी के पास पैसे से उसने अपनी बोरिंग की है, अब उसका मिसयूज होता है। वो आज आप बाइक भी धोनी है तो उससे होता है वो, जबकि अगर इस पानी के टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए तो एक सफिशिएंट पानी उसके पास मिले और वो ज़्यादा मिसयूज पानी का नहीं हो। अब जिन के पास पैसे उसने अपनी मोटर कर ली, और ये जो पानी की जो भराव है उसका कारण ये है कि अगर मेरे को भैंस भी नहलानी है तो मैं अपनी मोटर चला के धुलाऊँगा। पहले एक बाल्टी से उससे हम काम चलाते थे, आजकल हमारा पूरे का पूरा लगभग 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी एक भैंस धुलाने में बर्बाद हो रहा है। तो मेन समस्या पानी की है, उसकी टाइमिंग की है कि उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, और प्लस सीवरेज जो सिस्टम है उसको थोड़ा प्रॉपर किया जाए। अभी कई जगह समस्याएं हैं उसके साथ। पानी की यहाँ पे एक टंकी की सुविधा है जिससे पूरे गांव को सप्लाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पानी की टंकी से यहाँ के गांव के लोगों की पानी की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। तो लोगों ने खुद ने अपनी बोरिंग करवा रखी है। जिन लोगों के पास पैसे उन्होंने अपनी बोरिंग करवाई है, लेकिन जिनके पास में नहीं है तो वो आज भी उसी टंकी के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसका टाइमिंग थोड़ा कम है, इसलिए क्या है लोगों की आपूर्ति नहीं हो पाती। उसी के साथ साथ गांव में पानी बहुत भराव होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि लोग उसी पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं भैंस को नहलाने में या बाकी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए, और उसी पानी को फिर क्या है रोड पे छोड़ दिया जाता है। सीवरेज की जो
लाइन है वो प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मेरी गुजारिश है यहाँ के सभी ग्रामीणों से कि आपसी सामंजस्य से इस समस्या का हल करें। अब जानेंगे सरकारी उपेक्षा व सहयोग के बारे में। तो सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भीम सिंह शेखावत है, बीजवाड़ चौहान अगड़ी सिंह की ढाणी का रहना वाला हूँ और मैं इस पंचायत का एक एक्टिव सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। तो सरकारी उपेक्षा व सहयोग के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार से उपेक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन सरकार अपनी उपेक्षाओं पर खरी उतरती है। अगर हमारी उपेक्षाओं को क्रमबद्ध तरीके से अच्छे तरीके से उनके सामने पुटअप किया जाए तो लगभग जो भी योजना गवर्नमेंट की योजना है, योजना जारी कर देती है, उस योजना का लाभ उठाना हमारा काम है। इसमें सबसे ज़्यादा कमी महसूस करते हैं हम अपनी ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाए उस योजना के बारे में, जनता को अब हर योजना के बारे में अवगत कराया जाए ताकि समय समय पर उन योजनाओं का हम लाभ उठा सकें। अगर हम ग्राम पंचायत और बाकी एजेंसियों के द्वारा हम लाभ उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, सरकार से योजनाएं आती हैं लेकिन उनका समुचित लाभ उठाना ये जिम्मेदारी रहती है वहाँ की जो ग्राम पंचायत है, उनके कार्मिक, गांव के जागरूक लोगों की। तो गांव के जागरूक लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उन योजनाओं का पता नहीं होता है कि कैसे इनके मद को यूटिलाइजेशन करना है, कैसे प्रयोग करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या है, सरकार के द्वारा उपेक्षित है कि कहीं ना कहीं सरकार को जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनको ये भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इस मद का सही उपयोग कैसे किया जाए। अब जानते हैं कि स्थानीय युवाओं को जो स्थानीय उद्योग है उनमें रोजगार के अवसर कितने प्रदान हैं। तो ये एक युवा से ही जानते हैं। सर आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम लवकुश चौहान, बीजवाड़ चौहान से। तो लवकुश चौहान से जानते हैं कि स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, और दिए जाते हैं तो फिर क्या व्यवस्था है? दिए तो जाते हैं लेकिन नाक के बराबर दिए जाते हैं। जैसे कि लोकल को यहाँ पे अगर नीमराना अपने यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया जैपनीज जोन है, EYT में मास्टर प्लान में यहाँ लोकल ग्रामीणों की ज़मीनें तो चली जाती हैं लेकिन उनको उस तरीके से रोज़गार नहीं मिल पाता है जिस तरीके से हरियाणा में 70% रोज़गार लोकल को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने लोकल नीमराना में, शाहजहाँपुर में 70% रोज़गार क्या कुछ नाक के बराबर है। आप लड़के जाते हैं, वहाँ लाइन लगा रहते हैं, उनके रिज्यूम को फाड़ के फेंक दिया जाता है, तो उनको देखा नहीं जाता लोकल के नाम से रोज़गार नहीं है, नाक के बराबर है। तो मेरी अपील यही है कि लोकल को ज़रूर से ज़्यादा रोज़गार मिले। देखिए, आप यहाँ की ज़मीनें ले रहे हैं, यहाँ की ज़मीनों पे आप उद्योग लगा रहे हैं और उसी से आप कमा रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ के स्थानीय युवाओं को भी आप रोजगार का अवसर दें। मेरे सरकार से भी गुजारिश है, पिछली ग्राम पंचायत में भी हमने ये समस्या पाई थी और वहाँ के लोगों ने भी यही सुझाव दिया था कि यहाँ की जितनी भी उद्योग हैं उनमें यहाँ के जो युवा हैं उनको 70% हरियाणा की तर्ज पे उनको स्थान दिया जाना चाहिए। मेरे सरकार और आलाकमान अधिकारियों से गुजारिश है कि कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करने चाहिए। अब जानते हैं गाँव की कोई ऐसी विशेषता या व्यक्तित्व जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता हो। तो सर आपका नाम? मेरा नाम राम बाबू मिश्रा है। तो राम बाबू मिश्रा जी से जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्तित्व जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर अपनी मतलब स्तर पर अपनी पहचान रखता हो। वैसा हमारी हाई सेकेंडरी स्कूल में से डॉक्टर महेश जो यहाँ से ही पढ़ कर गए था, प्लस 10वीं कर फिर ये दिल्ली गए थे, तो वो सांसद भी रहे। पहले फर्स्ट में नोएडा से विधायक बने, उसके बाद में फिर वो सांसद गौतम बुद्ध नगर से सांसद, फिर 3 विभाग के कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, अब हाल फिलहाल सांसद भी हैं। तो डॉक्टर महेश जी बीजवाड़ चौहान जो हायर सेकेंडरी स्कूल है अभी वर्तमान में, उससे पढ़े हुए हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पहले सांसद रहे हैं और आज भी वो नोएडा से सांसद हैं। अब जानते हैं कि यहाँ के ऐसे धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल जो क्षेत्र भर में ख्याति प्राप्त हैं। तो ये जानते हैं हम भीम सिंह जी से कि ऐसे कौन कौन से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। सर हमारी ग्राम पंचायत बीजवाड़ चौहान एक बहुत ही ऐतिहासिक जागरी प्रथा के समय की ग्राम पंचायत है। ये एक मतलब आदि ऐतिहासिक बाजार के रूप में आसपास के गांव में पहले प्रसिद्ध बाजार था पहले। उसके साथ साथ जागरी प्रथा के सहयोग से इस गांव के अंदर सबसे पहले जैसे यहाँ पर बाबा जहार पीर का एक बहुत बड़ा स्थान है इसी ग्राम पंचायत के अंदर। दूसरा यहाँ पर बावड़ी है, तालाब है, ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक रूप में ये गढ़ आपके सामने है जो इतिहास की धरोहर आपके सामने है। और ये बताया जाता है कि अपना सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज के रूप में ही यहाँ पर नीमराना के अंतर्गत अटेच था और उसी के एक शाखा के रूप में जागीरी के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे। तो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में गांव का सबसे बड़ा सहयोग रहता है भारत की संस्कृति में। उसी संस्कृति में सहयोग देने के लिए बीजवाड़ चौहान भी पीछे नहीं रहा है।
उसी कड़ी में आप जो हमारे पीछे ये किला देख रहे हैं, ये गढ़ जो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से संबंध रखता है। इसके बारे में एक बार विस्तृत जानकारी लेते हैं ताकि और भी हमें चीज़ें पता चलें। जी, तो आप सर परिचय देंगे? मैं लोकेंद्र सिंह चौहान जी, बीजवाड़ चौहान से बिलोंग करता हूँ। जी, तो लोकेंद्र चौहान जी से ही जानते हैं कि ये जो गढ़ है या ये जो किला है जहाँ पे हम अभी शूटिंग कर रहे हैं, इसका क्या इतिहास है? जी, ये जागीरदारी के टाइम का है। ये बहुत इसकी पूरा इतिहास जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तो इसके क्षेत्र में सारा गांव आता था जागीरदारी में, इसके शासनकाल का है। तो अभी तो टूरिस्ट के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि इसकी सबका आकर्षण का केंद्र बने और कस्टमर मूवमेंट हो, देश विदेश के लोग आए। भारतीय संस्कृति में जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं उनका बहुत योगदान है। तो कहीं ना कहीं इसी जो किले हैं इसके बारे में एक बार विस्तृत जानकारी लेते हैं लवकुश जी से। जी बताएं। जी सर, ये जैसे बीजवाड़ चौहान जो एक जागीर टाइम का एक किला बना हुआ है, ये आपके सामने है। तो ये पहले क्या था कि ये शासन प्रणाली के हिसाब से पहले जैसे अलवर स्टेट हुआ करती थी, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था, छोटे छोटे में। तो कुछ जागीरें बनाई जाती थी अलग अलग गाँवों की डिवाइडेड होके, जैसे ततारपुर है, बीजवाड़ है, नीमराणा है। नीमराणा एक अलग से स्टेट हुआ करती थी जो जयपुर की तरफ से थी। और उसी प्रणाली में जो यहाँ पे लास्ट जागीरदार रहे वो नारायण सिंह जी चौहान रहे। मैं उन्हीं के वंश से हूँ। और जिस तरीके से आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पहले हमारा पूर्व गांव पेहेल हुआ करता था। तो हमारे जो पूर्वज थे वो जयपुर महाराज के वहाँ पे सेना में काम किया करते थे। तो वहाँ पे युद्ध हुआ करते थे। युद्ध में उन्होंने अपने कौशल का अच्छा प्रदर्शन किया। तो उन्हें महाराज साहब की तरफ से बताया गया कि आपको क्या चाहिए। तो बोले कि हमें भी जागीर चाहिए। तो अपने घर आए, फिर उनको इस तरीके से यहाँ बीजवाड़ की जागीर दी गई। हमारा पैतृक गांव वैसे पेहल है, तो बीजवाड़ की जागीर दी गई। तो यहाँ पे इन्होंने गांव बसाया, फिर ये किला बनाया, फिर यहाँ पे पेहल से कुछ लोगों को लेके आए, फिर बाद में बसे। इस तरीके से इस गाँव का विकास हुआ। आज हम बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे हैं और मैं भी ये प्रोग्राम को शूट करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे साथ आज उस जागीर प्रथा के वंशज मेरे साथ बैठे हुए लवकुश जी, और उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि आज मेरे साथ में यहाँ पे उन्हीं के वंशज लोकेंद्र जी और लवकुश जी बैठे हैं, जिन्होंने मुझे डिटेल में अभी आपके सामने बताया कि कैसे पहले जयपुर स्टेट से जो जागीरदारी प्रथा चलती थी वहाँ पे इनके वंशज कार्यरत थे। फिर प्रशासक ने उनकी जो काबिलियत है उसको देखकर उनको यहाँ पे जागीर दी गई, जो दी गई बीजवाड़ चौहान की, और ये किला बनाया गया। उसी जागीरदारी प्रथा को लेके आज तक ये चल रहे हैं। अब इस किले का, क्योंकि जागीरदारी प्रथा खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब इस किले को बनाए रखने के लिए या इसको ऐतिहासिक तौर पे संग्रहित करने के लिए इसको एक होटल के रूप में तब्दील किया गया है। आप भी यदि दर्शकगण यदि यहाँ पे आना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, आप जरूर आएँ। गाँव में कृषि का बहुत सहयोग रहता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी कृषि बहुत ज़रूरी है। तो एक बार सर से जानते हैं कि यहाँ पे कृषि संसाधनों की क्या व्यवस्था है और कौन कौन सी कृषि यहाँ पे की जाती है सर? हाँ, यहाँ पर सब सब्जियाँ बोई जाती हैं। गोभी, टमाटर, प्याज, मटर, हर सब्जी बोई जाती है, हर तरह की। और सरसों, चना, गेहूँ, जो भी फसल होती है, ग्वार वगैरह सब होते हैं, कपास, सब फसल होती है। बढ़िया पानी, बहुत अच्छा पानी, बिजली बढ़िया है, पानी बहुत अच्छा है। तो यहाँ की जो फसलों के बीज वगैरह हैं उनकी व्यवस्था यहीं पे है या कहीं बाहर से लेके आते हैं? कुछ यहाँ पे वे कहीं बाहर से लाते हैं, बढ़िया बीज लाते हैं। चलिए, तो बीजवाड़ चौहान में ही फसलों के साथ साथ में सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। कृषि के संबंध में एक बार हम जानते हैं कि केसीसी ऋण की क्या व्यवस्था है यहाँ पे और सरकार की क्या सहयोग रहता है यहाँ पे, तो सर बताएं। यहाँ पर जो हमारे पास एक ग्रामीण बैंक है जिसके द्वारा सभी किसानों को समय समय पर कृषि ऋण दिया जाता है। और दूसरी एक व्यवस्था हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसके अध्यक्ष हमारे चाचा जी बैठे हैं, जयपाल सिंह, ठाकुर जयपाल सिंह। तो इनकी देख रेख अध्यक्षता में सबको ऋण को वितरित किया जाता है और समय समय पर किसान लोग ऋण को लेते हैं और सस्ती, बहुत कम ब्याज दर के ऊपर। चलिए, ये बहुत नील के बराबर नील ब्याज है। उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जैसे अच्छे उन्नत बीज, खाद, डीएपी समय समय पर किसानों को अवेलेबल कराया जाता है। जी, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे कि कृषि के लिए ऋण आपको यहाँ पे बिल्कुल 0 ब्याज दर पे मिल जाता है। मेरी गुजारिश है सभी गांव के लोगों से कि आप अपने गांव की उन्नति में सहयोग करें और देखते रहें हमारा ये विशेष प्रोग्राम सफरनामा। मिलते हैं अगले किसी गांव में। हम हैं खबराना.com।